हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करें हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम क्या है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं होता क्या है। तो अल्टरनेटिंग करंट जैसा हमने चैप्टर नंबर 6 के भी अंदर इसकी बात करी थी कि अपन क्या करते हैं जब आप एक कंडक्टर का मोशन करवाते हो, कोयल का मोशन करवाते हो किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या फिर परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में, तब आपका क्या होता है कि आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका नेचर कौन सा होता है, साइनसोइडल। मतलब वो किस नेचर का होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का। उसकी अपन इक्वेशन कौन सी देखी थी कि आपकी जो ईएमएफ इंड्यूस्ड की इक्वेशन थी वो कितनी थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये अपनी क्या थी, इक्वेशन थी। जब किसी कॉइल को आप क्या करते हो, मोशन करवाते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसकी इक्वेशन थी। यहाँ पे जो ये ई है ये क्या है आपका, किसी भी इंस्टेंट टी के ऊपर आपका ईएमएफ, ई नोट क्या है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, और ये किसका फंक्शन होता है, ईएमएफ जो होता है साइन का फंक्शन होता है। अगर मैं यहाँ से ओम्स लॉ से अगर आई की वैल्यू निकालूँ तो कितनी हो जाएगी, ई अपॉन आर। मतलब मैं करंट की इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अगर मैं दोनों साइड में आर का अगर डिवाइड कर देता हूँ ओम्स लॉ से, तो आपकी ये इक्वेशन किसकी निकल जाती है, करंट की इक्वेशन निकल जाती है। क्या इक्वेशन आ रही है, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, जहाँ पे आई जो है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट टी। मतलब किसी भी इंस्टेंट टी के ऊपर, ये जो टी है किसी भी इंस्टेंट टी के ऊपर करंट की वैल्यू कितनी होगी, आई। और आई नोट क्या है, आप बोल सकते हो इसको, ये क्या है, पीक वैल्यू, या फिर और इसको क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये अपन ने देखा। और अपन क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है किसका फंक्शन है, करंट जो आपका आ रहा है वो किसका फंक्शन है, साइन का। और साइन का फंक्शन है, इसका मतलब आपका जो इसका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा होगा, साइनोसॉइडल ग्राफ होगा। मतलब ये वाला आपका क्या होगा, ग्राफ। ठीक है, करंट वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, टाइम। मतलब टाइम के साथ में इस टाइप से आपका करंट क्या करेगा, वेरी, क्योंकि वो किसका फंक्शन आ रहा है, साइन का फंक्शन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि जो आपका करंट है, अब अगर ऊपर में बोलता हूँ कि करंट क्या है, पॉजिटिव, मतलब अगर एक डायरेक्शन है तो नीचे क्या हो गया, नेगेटिव, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट। अब मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे कि कंप्लीट साइकिल के अंदर करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव, फिर क्या जा रहा है नीचे मतलब नेगेटिव, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट। नंबर 1। नंबर 2 क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड हो रहा है वो कंटिन्यूस क्या हो रहा है, चेंज। यहाँ पे देखो जब टाइम स्टार्ट हो रहा था तो ये करंट का मैग्नीट्यूड कितना था, 0, साइकिल की स्टार्टिंग में, कोयल के रोटेशन की स्टार्टिंग में। जैसे जैसे कोयल का रोटेशन हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे करंट की जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। एक बार पीक वैल्यू गई, उसके बाद वापस क्या हुई, रिड्यूस होकर वापस कितनी हो गई, 0। ये कब हुई, हाफ साइकिल में। और हाफ साइकिल के बाद करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट में। फिर से पीक गई, उसके बाद में वापस क्या होने लग गई, कम होने लग गई, और वापस कितनी हो गई, 0। इसका मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसमें क्या क्या होता है, दो चीजें होती है। एक तो जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज होता है, और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो भी क्या होती है, हर हाफ साइकिल के अंदर चेंज होती है। तो अगर करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो उस करंट को अपन क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब अपन को टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, एम्पलीट्यूड की। फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, ये आपकी इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन के अंदर जो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू। अब ये आपने बोला कि जो साइन की वैल्यू है ये क्या कर रही है, वेरी कर रही है, करंट की वैल्यू साइन के टर्म में वेरी कर रही है। तो ये जो आ रही है ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू एक डायरेक्शन में, और ऐसे ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू अदर डायरेक्शन में। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू, या फिर एम्पलीट्यूड, या फिर मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पे जो पीक वैल्यू है उसको किसी डिनोट करा, आई नोट से। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कितना होता है आपका, आई नोट। इसी को ही क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू, इसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, और इसी को ही क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। क्या होता है टाइम पीरियड, आपकी कॉइल को रोटेट होने में, एक बार एक रोटेशन होने में जो टाइम लगता है, आपकी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करिए तभी तो ईएमएफ बना और आपका अल्टरनेटिंग करंट बना। तो कॉइल को एक रोटेशन में जितना टाइम लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन साइकिल। तो मतलब यहाँ से शुरू हुए
पहले ऊपर फिर बाद में नीचे वापस कितना आ गया 0। तो ये आपका क्या हो गया, एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है, एक टाइम पीरियड है। तो इसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, टी से। और कॉइल का रोटेशन हो रहा है तो उसकी क्या होगी, एक एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। कितना होता है, एक रोटेशन के अंदर आपका रेडियन की टर्म में कितना एंगल चेंज होगा, 2 पाई। और एक रोटेशन में कितना टाइम लग रहा है, अभी अपन ने क्या बोला, टाइम पीरियड जितना। किस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी से। तो ये आपका क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहाँ से मैं टी निकाल दो तो टी कितना आ जाता है, 2 पाई बाय डब्ल्यू। ये तो बात हो गई किसकी, टाइम पीरियड के फॉर्मूले की, कि ये आपका क्या आ गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो क्या होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी। थर्ड नंबर पे क्या आता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी, एसी करंट की। कि एसी करंट की क्या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। क्या होती है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम पीरियड। कि कितने, एक टाइम पीरियड के अंदर आपके कितने टर्न हो रहे हैं, कितनी बार आपकी कॉइल रोटेट कर रही है यूनिट टाइम के अंदर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/T। टी अभी अपन ने निकाला तो आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/2 पाई बाय ओमेगा। तो कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। ये आपको दो फॉर्मूले यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब ये आप बात है किसकी, फ्रीक्वेंसी की। जनरली क्या होता है, इंडिया में जो अपनी हाउस होल्ड सप्लाई होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की सही यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, आपको ध्यान रखनी है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि एक सेकेंड के अंदर जो आपके रोटेशन हो रहे हैं वो कितने हैं, 50। फिर से इंडिया के अंदर जो पावर प्लांट्स होते हैं, जो अपने बात करेंगे टरबाइन कनेक्ट होता है किससे, जनरेटर से। तो वो जो उसका आर्मेचर होता है पावर प्लांट के अंदर जनरेटर का, वो एक सेकंड के अंदर कितनी बार रोटेशन करता है, 50 टाइम्स। फिर से क्या बोला मैंने, सुनो उसको, फील करो, मैं बोल क्या रहा हूँ उसको फील करो। एक सेकेंड के अंदर वो जो टरबाइन है आपका, जिससे आपका आर्मेचर कनेक्ट है, जो घूम रहा है किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर, वो एक सेकंड के अंदर कितनी बार घूम रहा है, 50 बार घूम रहा है। एक सेकंड में 50 बार घूम रहा है। इसलिए आपकी जो वही आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की, रोटेशन पर सेकंड। और ये आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी किसकी, इंडिया की। और यूएस की कितनी है, 60 रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो ये आपकी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपकी जो इक्वेशन है कौन सी वाली, ये जो इक्वेशन है इसको और कैसे कैसे लिख सकता हूँ। फर्स्ट तो ये हो गई, सेकंड और कैसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा आपके किसके इक्वल है, 2 पाई एफ के। तो 2 पाई एफ टी। एक तो ये अपन लिख सकते हैं ओमेगा टी की जगह पे, एक और, एक तो यही है नंबर 1, ये तो आई है। दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं इसको, आई नोट साइन ओमेगा। ओमेगा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी। ओमेगा का आपका फॉर्मूला कितना लिख रखा है वो देखो, 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये आपके 3 इक्वेशन हो सकती है पॉसिबल, किसकी, आपकी करंट को लिखने की। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस करंट को लिखने की कितनी इक्वेशंस पॉसिबल होती है, 3। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन किसका, आपका अल्टरनेटिंग करंट का, कि हुआ कैसे और फॉर्मूला से उसकी टर्मिनोलॉजी होती है। नेक्स्ट जो चीज़ अपन निकालते हैं वो क्या है, आपका एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल। अब एवरेज वैल्यू की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी है, अभी अपन ने क्या बोला कि आपका जो एसी करंट है वो क्या है, कि एक साइकिल के अंदर उसकी जो वैल्यू है वो पहले क्या हो रही है, पॉजिटिव, और उसके बाद में क्या हो रही है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। मतलब हाफ साइकिल के अंदर अगर ये वाली डायरेक्शन, तो अदर हाफ के अंदर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या कर रहा है, कंटिन्यू वेरी। अब यार हाफ साइकिल के अंदर पॉजिटिव और एग्जैक्ट हाफ साइकिल के अंदर नेगेटिव, इसका मतलब एवरेज वैल्यू हो कितनी जानी चाहिए, 0। तो अब वही तो अपन निकाल रहे हैं कि एवरेज वैल्यू कितनी होती है साइकिल के अंदर, वो अपन को निकालनी है। अब वैसे तो दिखने से अपन को पता चल रहा है कि टोटल आपका टाइम पीरियड कितना है, t। तो t/2 के अंदर जितना पॉजिटिव जा रहा है एम्पलीट्यूड, उतना ही नेक्स्ट t/2 के अंदर नेगेटिव जा रहा है, मतलब वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो अपन एक बार इसको अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट। सबसे पहले आपकी करंट की इक्वेशन वही, अब करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसकी इक्वेशन अपनी क्या, I = I नोट साइन ओमेगा टी। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, जिस सर्किट के अंदर एसी फ्लो हो रहा है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है, अब चार्ज मतलब करंट, कौन सा करंट, अल्टरनेटिंग करंट, वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू चेंज हो रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अब ये कंटिन्यू चीज़ चेंज हो रही है, पर अगर मैं इसको डिफरेंशियल टाइम के लिए लूँ, बिल्कुल डिफरेंशियल, तो मैं इस चीज़ को क्या बोल सकता हूँ, कॉन्स्टेंट। ये जो चेंज हो रहा है अगर मैं इसको बिल्कुल डिफरेंशियल टाइम के लिए लूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो जो AC की वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, फॉर डिफरेंशियल टाइम। लेट अस अज्यूम
assume the charge flowing through circuit for dt time is constant। मतलब dt टाइम के लिए जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो क्या है, कांस्टेंट। अब थोड़े से टाइम के लिए चार्ज की बात कर रहे हो तो जो चार्ज पास होगा वो भी क्या होगा, थोड़ा सा। अब आपका चार्ज होता क्या है, q कितना होता है, i इंटू टी। लेकिन आप किसके लिए बात कर रहे हो, डिफरेंशियल टाइम के लिए। तो मतलब डिफरेंशियल टाइम में जो जितना चार्ज फ्लो होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंशियल। तो ये अपनी क्या आ गई इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ किसकी, करंट की, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ किसकी, करंट की। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं, डी क्यू इक्वल टू आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपकी इक्वेशन हो गई ओमेगा टी, और ये क्या आ गया आपका डी टी। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या था मेरा चार्ज डी क्यू क्या है मेरा, चार्ज फ्लो हो रहा है किससे, सर्किट से। कितने टाइम के लिए, डिफरेंशियल टाइम के लिए, क्योंकि मैंने उसको कांस्टेंट माना। लेकिन अब मेरे को निकालना क्या है, डिफरेंशियल टाइम के लिए तो निकालना नहीं है, मेरे को किसके लिए निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालनी है किसकी, एसी के ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। तो अभी मैंने किसके लिए निकाला, थोड़े से टाइम के लिए। मेरे को किसके लिए निकालना है, कंप्लीट साइकिल के लिए। कंप्लीट साइकिल में टाइम पीरियड कितना लग रहा है, 0 से t। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन का, किसका, इक्वेशन नंबर 2 का, कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। लिमिट क्या होगी, 0 से टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है कितना, एक टाइम पीरियड मतलब कैपिटल T। तो बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 0 टू t, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। और इसकी टाइम की लिमिट क्या है आपकी, 0 से कैपिटल T, जिसके रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, उसको इंटीग्रेशन कर रहे हो। डी क्यू का क्या हो जाएगा, डी क्यू क्या है, थोड़ा सा चार्ज, इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना होगा, पूरा चार्ज जो फ्लो हो रहा है पूरे टाइम पीरियड के अंदर, एक साइकिल के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा आपका Q इक्वल टू आई नोट क्या है, कांस्टेंट बाहर आ गया। साइन का क्या होता है, माइनस कोस, तो माइनस कोस ओमेगा टी। ये तो किसका हुआ, साइन का। लेकिन ओनली साइन टी थोड़ी है, साइन टी के साथ में क्या आ रहा है, ओमेगा आ रहा है। और जो कांस्टेंट आता है उसको अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे, डिवाइड। तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ओमेगा। ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन अब लिमिट पुट कर रहा हूँ 0 से t, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू आई नॉट, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ गया, ओमेगा अंदर क्या बचा, और ये माइनस को भी बाहर लेके आ गया तो ये माइनस हो गया। अंदर क्या बचा, कोस ओमेगा टी, टी बाय 0। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 पाई बाय टी, तो माइनस आई नॉट। ओमेगा को क्या लिखा मैंने, 2 पाई बाय टी, ठीक है। अंदर भी वही कर रहा हूँ, कोस 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय टी, और लिमिट क्या है आपकी, t से 0। अब लिमिट अपन पुट कर रहे हैं, q इक्वल टू t ऊपर चला गया तो माइनस आई नोट कैपिटल T डिवाइड बाय 2 पाई। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ कोस 2 पाई बाय t, t की जगह पे लिमिट पुट कर रहा हूँ। अपर लिमिट कितनी है, कैपिटल T, तो कैपिटल T माइनस कोस 2 पाई बाय t, लोअर लिमिट कितनी है आपकी, 0। तो यहाँ पे पुट कर दिया मैंने कितना, 0। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं Q इक्वल टू माइनस आई नोट टी डिवाइड बाय 2 पाई। अब ये देखो t से t क्या हो गया, कट, क्या है यहाँ पे, कोस 2 पाई माइनस कोस 2 पाई को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0। अब कोस 2 पाई इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 आई नॉट टी डिवाइड बाय 2 पाई। कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1, माइनस कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो Q इक्वल टू माइनस आई नॉट टी डिवाइड बाय 2 पाई, मल्टीप्लाई किसे कर रहा हूँ, 0 से। इसका मतलब आपका जो चार्ज है वो किसके इक्वल हो गया, Q इक्वल टू 0। अब Q क्या आ रहा है, 0। चार्ज कितना है, 0। आपको निकालना क्या है, करंट निकालना है। अब चार्ज कितना है, 0। करंट क्या होता है आपका, I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम पीरियड पूरा ले रहा हूँ तो कैपिटल T। Q कितना आया आपका, 0 आया, तो 0 बाय कैपिटल T कितना आ गया, 0। इसका मतलब जो आपका करंट होता है
वो कितना हो जाता है 0 किसके अंदर, एक पूरे कंप्लीट साइकिल के अंदर। अब ये तो होना ही था, वही तो अपने स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि एक कंप्लीट साइकिल के अंदर जो एसी की एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0। क्यों? क्योंकि हाफ साइकिल के अंदर आपका करंट क्या है पॉजिटिव और अदर हाफ के अंदर सेम मैग्नीट्यूड के अंदर कितना है नेगेटिव। तो एवरेज कितना हो गया प्लस और माइनस इक्वल हो गया, तो कितना हो गया एवरेज आपका कितना निकला 0। तो ये अपन उसको क्या कर लिया मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूव। ठीक है, तो ये क्या निकल गया अभी अपन एवरेज वैल्यू किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की कंप्लीट साइकिल के अंदर। अब अपन को ये तो पता चल गया कि भाई ये कंप्लीट साइकिल के अंदर जो नेट एसी करंट जाता है वो कितना हो जाता है 0, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है चेंज। तो अब इसलिए हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं। फुल साइकिल के लिए तो कंपेयर करने से रहे किसको एसी करंट को, अब किसके लिए कंपेयर करेंगे, फुल साइकिल में तो 0 हो जाता है, तो अब हाफ साइकिल के लिए कंपेयर करो। तो अपन क्या करते हैं कि जैसे भी आपने बोला कि ये आपका क्या है एसी करंट कंप्लीट साइकिल का। अब एसी करंट क्या होता है जो कंटिन्यू क्या होता है चेंज अल्टरनेटिंग करंट, और एक क्या होता है आपका डीसी करंट। डीसी करंट क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहता है सेम और जिसकी डायरेक्शन भी क्या रहती है सेम, जो कहाँ से निकलता है आपका बैटरी से, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है। अब पूरे साइकिल की तो अपन बात करने से रहे तो अपन इसलिए बात ओनली किसकी करते हैं, हाफ साइकिल की बात करते हैं, क्योंकि पूरे साइकिल के अंदर तो अभी अपन ने निकाला कितना हो गया आपका 0। तो अपन बात करते हैं किसकी, हाफ साइकिल की। अब हाफ साइकिल के अंदर भी आपका जो एसी करंट है वो क्या कर रहा है कंटिन्यू चेंज हो रहा है। अब कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो कैसे निकालूं, तो मैं क्या निकालता हूं इसकी एक मीन वैल्यू, मतलब कंटिन्यू मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है चेंज, तो मैं क्या निकालता हूं कि हाफ साइकिल के अंदर मीन वैल्यू कितनी होगी किसकी, अब करंट की। अब करंट मतलब क्या होता है चार्ज फ्लो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्चुअल में अपन निकाल क्या रहे हैं, चार्ज फ्लो निकाल रहे हैं कि सर्किट से सेम टाइम के अंदर, सेम टाइम कितना, हाफ साइकिल के अंदर एसी करंट के वजह से कितना आपका चार्ज क्या हुआ फ्लो हुआ। अब अपन वो टू एवरेज निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डीसी अपन निकाल रहे हैं। डीसी का मतलब क्या है यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर मैं डीसी करंट फ्लो करवाता हूँ उसी टाइम के लिए तो मेरे को कितना करंट फ्लो करवाना पड़ेगा जो कि किसके इक्वल हो जाए, एसी के इक्वल हो जाए हाफ साइकिल में। कुल मिला के कुछ भी नहीं है, ये क्या है कांस्टेंट, हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, ये क्या है कांस्टेंट और ये क्या हो रहा है चेंज। तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, ये जो कंटिन्यू चेंज हो रहा है इसके पूरे का मैं क्या निकाल रहा हूँ, एवरेज निकालना चाह रहा हूँ कि ये जो कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो इसकी अगर मैं एक एवरेज मीन वैल्यू देखूँ तो वो वैल्यू कितनी होगी जो कि डीसी करंट की क्या होगी इक्वल होगी किसमें, सेम टाइम के अंदर। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, अपन वो जो एसी पूरे साइकिल में 0 आ रहा था उसका पूरे का नहीं निकाल के किसका निकाल रहा हूँ, हाफ का। अब हाफ में मैं क्या निकाल रहा हूँ, एवरेज। एवरेज क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यू कंटिन्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए मेरे को क्या चाहिए, एक एवरेज वैल्यू चाहिए कॉन्स्टेंट। और वो जो अब यहाँ पे देखो माइनस तो वैसे ही खत्म हो गया, अब पूरे का मैंने एक एवरेज निकाल दिया तो वैल्यू क्या हो गई फिक्स, और फिक्स वैल्यू होती किसकी है, डीसी की। इसका मतलब मैं एसी की वैल्यू निकाल रहा हूँ किसकी टर्म्स में, डीसी की टर्म्स में, कि हाफ साइकिल के लिए मैं कितना चार्ज फ्लो करवाऊँ जो कि किसके इक्वल हो जाए, डीसी के इक्वल हो जाए। तो अभी अपन ने जो डेरिवेशन करी थी किसके लिए, पूरे टाइम पीरियड के लिए, अब मेरे को उसी डेरिवेशन को करना है किसके लिए, हाफ टाइम पीरियड के लिए। तो मेरे को हाफ टाइम पीरियड का क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम वापस बिल्कुल प्रोसीजर है, ये आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे आपकी करंट की इक्वेशन क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको मैंने क्या डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब वापस होगा वही सेम हो गया कि आपका ये जो वैल्यू हो रही है किसकी, एसी की, ये कंटिन्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब चेंज हो रही है तो मैं किसकी बात करता हूँ कि एक कांस्टेंट वैल्यू मेरे को चाहिए। अब कांस्टेंट वैल्यू मैं कैसे लेता हूँ, चार्ज की एक थोड़ा सा टाइम इंटरवल लेता हूँ। मैं एज्यूम करता हूँ कि इस dt टाइम इंटरवल के अंदर, ये जो dt टाइम इंटरवल है इसके अंदर उसकी जो चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट, और वो कितनी होगी आपकी dq। तो अपन क्या बोलते हैं कि आपका dt टाइम, फॉर dt टाइम जो चार्ज है वो क्या कितना है, dq, जो कि अपन क्या एज्यूम कर रहे हैं कि क्या है कांस्टेंट, क्योंकि अपन ने टाइम पीरियड क्या लिया, अप्रोक्सीमेट डिफरेंशियल, बिल्कुल इन्फिनाइट 0 जितना अपन ने टाइम पीरियड लिया तो अपन एज्यूम करें कि उसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, कांस्टेंट, जैसा पहले करा था बिल्कुल वैसा ही। तो आपका जो dq चार्ज हो गया वो कितना हो गया आपका i dt। ठीक है, i की मैं वैल्यू पुट, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 ले लो। तो इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ किसकी, आई की। तो आई की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ये किसके लिए था, डी क्यू चार्ज के लिए। लेकिन अपन बात कर रहे हैं किस, अब लेकिन अपन बात किसके लिए कर रहे हैं, कंप्लीट चार्ज के लिए, कि आपका हाफ साइकिल के अंदर कंप्लीट चार्ज कितना फ्लो होगा एवरेज। तो इंटीग्रेशन कर दूंगा इस इक्वेशन का, तो ये आपकी इक्वेशन में एज्यूम कर रहा हूँ 3। तो अपन क्या कर रहे हैं, बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 3 फॉर टाइम
टाइम पीरियड अपन कितना लेंगे आपका 0 से लेके कितना लेंगे टाइम पीरियड t/2। ये बस एक ही तो ध्यान रखने वाली चीज़ है पहले और इस डेरिवेशन में। पहले किसके लिए निकाल रहे थे, कंप्लीट साइकिल के लिए कितना आ गया 0, क्योंकि जितना ऊपर था जितना नीचे ग्राफ से पता चल रहा है। अब यहाँ पे अपन एक ही साइड में बात कर रहे हैं तो बात किसके लिए कर रहे हैं, ओनली हाफ के लिए, मतलब आपका टाइम पीरियड कितना हो रहा है 0 से लेके t/2। तभी तो अपन एवरेज निकाल रहे हैं, आपका चार्ज कितना आ रहा है कॉन्स्टेंट। तो टाइम पीरियड अपन को ध्यान रखना है। तो ये आपकी इक्वेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ dq कितना आपका I0 sin ओमेगा t dt। इसका क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन, बस लिमिट ध्यान रखनी है कितनी है आपकी 0 से लेके t/2। पहले कितनी थी t, अब कितनी है t/2, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए बात कर रहे हैं। कंटिन्यू dq का टोटल आपका चार्ज कितना हो जाएगा q इक्वल टू I0 क्या है कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन का क्या हो जाएगा cos ओमेगा t, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ गया वापस, कितना डिवाइड हो जाता है 1/ओमेगा। अब क्या पुट कर रहे हैं लिमिट कितनी है 0 से t/2, q इक्वल टू I0 डिवाइड बाय ओमेगा cos ओमेगा t/2 और 0, q इक्वल टू I0 ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2π/t cos 2π/t, ये क्या हो गया ओमेगा t का t t/2 0। लिमिट पुट कर रहे हैं I0 t डिवाइड बाय 2π। अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ cos 2π/t मल्टीप्लाई बाय t/2 माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं cos 2π/t मल्टीप्लाई बाय 0, q इक्वल टू I0 t डिवाइड बाय 2π। t से t कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, क्या बचा है यहाँ पे cos पाई माइनस ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा तो क्या हो जाएगा 0, कितना हो गया cos 0। यहाँ पे एक और आपका माइनस आ रहा है, यहाँ देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस, तो एक माइनस आगे चलता रहेगा कंटिन्यू। नेक्स्ट q इक्वल टू माइनस का I0 t डिवाइड बाय 2π मल्टीप्लाई बाय cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आगे साइन माइनस आ रहा तो ये भी क्या हो गया -1, तो आपका ये हो गया क्या -I0 t डिवाइड बाय 2π। -1 कितना हो गया -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया, फाइनल आपका बचा कितना I0 t डिवाइड बाय पाई, ये आपका फाइनल बचा। ये आया क्या था चार्ज है, ये है क्या आपका चार्ज कितना है आपका I0 t डिवाइड बाय पाई। तो ये तो क्या है आपका चार्ज, अपन क्या निकाल रहे हैं मीन वैल्यू निकाल रहे हैं करंट की, तो करंट कितना हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज q/t, टाइम है कितना आपका, कितने साइकिल के लिए बात करी आपने कंप्लीट के लिए करी क्या, नहीं, तो कितना आएगा हाफ के लिए करी तो कितना आएगा t/2। यहाँ ध्यान रखना कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना आप, 2, तो आपका कितना हो गया I इक्वल टू q कितना है आपका I0 t डिवाइड बाय पाई डिवाइड बाय t/2, तो t से t कट हो गया, फाइनल आपका ये बचा कितना I इक्वल टू 2/π I0। ये आपकी वैल्यू बच गई किसकी फाइनल, किसकी करंट की, कौन सा करंट मीन करंट। अगर अपन इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू आपकी आती है 0.637 कितना I0, तो ये आपका क्या निकल जाता है फाइनल करंट, कौन सा वाला मीन करंट। कि अगर मैं हाफ साइकिल के लिए बात करूं तो हाफ साइकिल के अंदर आपका जो करंट मीन होगा ये आपकी क्या है पीक वैल्यू। ये देखो ये यहाँ पे ये क्या आपका हाफ साइकिल के अंदर आपका ये जो टाइम लगा ये कितना है t/2, और इसमें ये जो है ये क्या है इसकी पीक वैल्यू कितनी I0। अपन क्या जानना चाह रहे थे कि इस पूरे हाफ साइकिल के अंदर मैं कांस्टेंट वैल्यू कितनी मानूं जो किसके इक्वल हो जाएगी DC, क्योंकि कांस्टेंट ले रहा हूँ एवरेज ले रहा हूँ पूरे इसका, तो इस पूरे का जब अपन एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू, तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो इस I0 की कितनी होती है 0 पॉइंट, ये जो वैल्यू है कितनी है 0.637 ऑफ I0। फिर से
निकाल क्या रहे हैं, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आप पूरे साइकिल के लिए निकालते हो तो कितनी हो जाती है, 0, क्योंकि जितना पहले पॉजिटिव फर्स्ट हाफ साइकिल में सेकंड हाफ साइकिल में उतना क्या हो गया, नेगेटिव। तो ओवरऑल वो तो पहले ग्राफ से दिख रहा था कि 0 थी, अपन ने उसको प्रूव भी कर दिया। तो अपन इसका एवरेज कैसे निकाले, तो एवरेज फिर अपन फुल साइकिल के लिए नहीं निकालते, किसके लिए निकालते हैं, हाफ साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल के लिए अपन बात करते हैं कि वो जो इक्वेशन थी, वापिस अपन ने जो इसकी करंट की इक्वेशन है I=I0 sin ओमेगा टी, वो अपन ने किसके लिए इंटीग्रेट करी, हाफ साइकिल के लिए। जब अपन उसको हाफ साइकिल के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो जब करंट निकालते हैं तो करंट कितना आता है आपका, पीक वैल्यू का 0.367 टाइम्स। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हाफ साइकिल के अंदर आपकी पीक वैल्यू कितनी है आपकी I0, तो जो एवरेज वैल्यू होगी, मीन वैल्यू होगी, वो कितनी होगी हाफ साइकिल के अंदर, उस पीक वैल्यू की कितनी, 0.637। मतलब मैं क्या मान सकता हूं, सुनना स्टेटमेंट, क्या मान सकता हूं कि ये जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है हाफ साइकिल के अंदर, वो डीसी करंट की टर्म्स में कितना है, उस पीक वैल्यू का कितना है, 0.367। मतलब मैं इस पीक करंट का 0.367 क्या मान सकता हूं, एक कांस्टेंट करंट मान सकता हूं, कितने टाइम के लिए, T/2 के लिए। फिर से इस पीक वैल्यू का 0.637 एक कांस्टेंट करंट मान सकता हूं, कितने टाइम के लिए, T/2 टाइम के लिए। ये अपन को किसे पता चलता है, एवरेज वैल्यू से या मीन वैल्यू से, जिसको डिनोट करते हैं IAV से या IM से। अब अपन क्या देखते हैं कि अपना जो गैल्वेनोमीटर होता है, जिससे अपन क्या करते हैं, करंट को डिटेक्ट करते हैं सर्किट में। लेकिन अब अपन गैल्वेनोमीटर से ओनली कौन सा करंट डिटेक्ट कर सकते हैं, डीसी करंट। क्यों, क्योंकि एसी करंट को तो डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। कैसे डिटेक्ट नहीं कर सकते अपन उस सेम गैल्वेनोमीटर से, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जनरली क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन, और अगर जितना डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो उसका अमाउंट हल्का फुल्का आपको बताता है कि एक सर्किट में अगर डिफ्लेक्शन कम है मतलब करंट कम है, और दूसरे सर्किट में अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा है मतलब करंट ज़्यादा है। तो हल्का फुल्का आप अमाउंट बोल सकते हो, पर मेनली क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन। अब यहाँ पे यार एसी के अंदर तो क्या हो रहा है कि कंटिन्यू 1 सेकंड में 50 बार, अगर मैं इंडिया की बात करूँ 1 सेकंड में 50 बार, तो आपके करंट की डायरेक्शन ही चेंज हो रही है। अब 1 सेकंड में 50 बार वो नीडल आपका सेंटर के अबाउट मोशन तो करने से रही, अब सेंटर के अबाउट मोशन नहीं करेगी तो उसी जगह पे क्या देखेगी अपन को, कांस्टेंट। इसका मतलब उस सेम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से अपन क्या पता नहीं लगा सकते, अपनी एसी करंट को पता नहीं लगा सकते। अब ना तो एसी करंट का पता लगा सकते हैं नंबर 1, और उसी के कॉन्सेप्ट पे अपने क्या बेस्ड होते हैं, आपका अमीटर और वोल्ट मीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अपन जो लैब के अंदर अमीटर और वोल्ट मीटर काम में लेते हैं मूविंग कॉइल वाले, उनसे हम एसी करंट के अंदर उनको काम में नहीं ले सकते। तो अब कैसे मेजर करें एसी करंट को, एसी वोल्टेज को कैसे अपन मेजर करें, तो इसके लिए आपके क्या होते हैं, हॉट वायर अमीटर और हॉट वायर क्या, वोल्ट मीटर। क्या मतलब है इन वर्ड का और कैसे ये वर्ड आपके आए, पहले उस चीज़ को वो समझो आप। अब एसी करंट है या डीसी करंट है, दोनों में एक चीज़ तो होगी, क्योंकि अगर एसी करंट या डीसी करंट को अगर मैं किसी भी कंडक्टर से पास करवा रहा हूँ तो उनमें रेजिस्टेंस तो होगा कंडक्टर में, और रेजिस्टेंस होगा, और कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो कंडक्टर के अंदर क्या बनेगी, हीट बनेगी। अब चाहे वो एसी करंट हो या डीसी करंट हो, तो अपन क्या करते हैं कि ऐसे अमीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं जिसमें अपन जितनी हीट प्रोड्यूस होती है एसी करंट से, उस हीट के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, उस करंट की वैल्यू का पता लगाते हैं, और ऐसे उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू का पता लगाते हैं। और हीट किसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, कंडक्टर में। अब जनरली अपन अमीटर वोल्ट मीटर जो होते हैं उसमें तो वायर काम में लेते हैं, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, और वो जो वायर है करंट एसी करंट के पास होने से क्या हो रहा है, हीट हो जा रहा है, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं उसको, हॉट वायर अमीटर, ऐसे ही हॉट वायर वोल्ट मीटर, और ऐसे ही आपका क्या होता है, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। इनसे हम क्या करते हैं, हमारी एसी करंट को क्या करते हैं, जनरली मेजर करते हैं और डिटेक्ट करते हैं। हॉट वायर मतलब क्या हो रहा है, अपन उसको जो कंडक्टर है आपका जो वायर है उसको क्या कर रहे हैं, उसमें वो एसी करंट फ्लो करवा के उसको क्या कर दे रहे हैं, हीट, और उसके अमाउंट ऑफ हीट के बेसिस पे अगर हीट ज़्यादा है मतलब करंट ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, और अगर हीट कम है मतलब करंट कम है, पोटेंशियल डिफरेंस कम है। तो जनरली हमारा जो एसी का मेजरमेंट होता है वो किसके बेसिस पे होता है, वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रही है, किसमें, सेम टाइम के अंदर। इसका मतलब जो एसी की आपकी वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की, वो इफेक्टिव वैल्यू अगर मैं बोलूँ कि यार वो जो इफेक्टिव वैल्यू मेरे को अगर निकालनी है अल्टरनेटिंग करंट की, तो वो मैं कैसे निकालूंगा कि एक कंडक्टर के अंदर मैं क्या करूंगा, अल्टरनेटिंग करंट पास करूंगा, और वो क्या करेगा, कितनी वो हीट करता है। तो अब ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या फिर वर्चुअल वैल्यू, या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तीनों का मतलब एक ही है। रूट मीन स्क्वायर कहाँ से आया, वो भी अपन डेरिवेशन करेंगे तब पता चलेगा। वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू अभी मैं
मैंने आपको बता दिया कि कितनी इफेक्टिव वैल्यू होती है वो किसके बेसिस पे अपन पता लगाते हैं कि कितनी वो हीट डेवलप कर रहा है कौन, अल्टरनेटिंग करंट। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वर्चुअल वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू की आपकी डेफिनेशन क्या होगी कि दैट अमाउंट ऑफ डीसी, दैट अमाउंट ऑफ डीसी, डीसी मतलब क्या, डायरेक्ट करंट, तो दैट अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट एज इट इज प्रोड्यूसिंग बाय अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम टाइम इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू जिससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो सेम हीट अगर मैं प्रोड्यूस करूं किससे, अल्टरनेटिंग करंट से सेम टाइम इंटरवल के अंदर। मतलब आपने टाइम इंटरवल क्या कर दिया, फिक्स। अब आप किसी कंडक्टर के अंदर क्या कर रहे हो, हीट फ्लो करवा रहे हो, तो लेट से आपने एक डायरेक्ट करंट फ्लो करवाया, उससे जो हीट प्रोड्यूस हुई मेरे को उतनी ही हीट प्रोड्यूस करवानी है, उसके लिए मेरे को जितना एसी करंट चाहिए वो क्या हो जाएगी उसकी इफेक्टिव वैल्यू। फिर से सुनो, एक आपने कंडक्टर लिया, उसमें आप जैसे कोई भी टाइम ले सकते हो कि मेरे को इतने टाइम पीरियड के लिए मेरे को क्या करना है, डीसी फ्लो करवाया। तो कैसे अपन इस चीज़ को समझे कि एक कंडक्टर के अंदर मैंने लेट से 5 सेकंड के अंदर जितना डीसी फ्लो करवाया उससे कुछ ना कुछ ही डेवलप होगी। अगर मैं वैसे ही सेम कंडक्टर के अंदर 5 सेकंड तक कितनी एसी फ्लो करवाऊं कि मेरे को उतना का उतना क्या मिले, हीटिंग इफेक्ट मिले, वो उसकी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगी किसकी, एसी की। मतलब डीसी का वो अमाउंट, डीसी मतलब वही कांस्टेंट, तो डीसी का वो अमाउंट जो कि एसी के इक्वल क्या करे, हीट प्रोड्यूस करे सेम टाइम इंटरवल के अंदर। ठीक है, तो अब निकालते कैसे इसको, सेम अपन निकालेंगे। लेट से आपका जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है आपका, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कहाँ से पास हो रहा है, कंडक्टर से। लेट से कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो अगर मैं इस अल्टरनेटिंग करंट को इस आर रेजिस्टेंस के कंडक्टर से, ए बी ये रेजिस्टेंस इसका मैंने नाम रख दिया, तो इससे अगर मैं आर रेजिस्टेंस का ये कंडक्टर है, इससे अगर मैं आई करंट क्या करूँ, पास करूँ, तो मेरी जो हीट डेवलप होगी कितनी होगी, वो कितने टाइम के अंदर, dt टाइम के अंदर, क्योंकि थोड़े से टाइम की बात करते हैं, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो अगर मैं थोड़े से टाइम की बात करूँ तो जो मेरी हीट होगी वो भी कितनी हो जाएगी, dH। अब हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला आपका याद करो, चैप्टर नंबर 3 कितना होता है, I² RT। ठीक है, ये किसका होता है, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला। लेकिन मैंने क्या करा कि ये जो मेरा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, इसको मैंने पास करा इस कंडक्टर से जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। कितने टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि मैंने हीट प्रोड्यूस कितनी करवाई, थोड़ी सी, तो टाइम भी कितना है, थोड़ा सा, थोड़ा मतलब डिफरेंशियल, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, dt। तो ये क्या हो गया मेरा, डिफरेंशियल हीट डेवलप हुई कब, जब मैंने डिफरेंशियल टाइम के लिए मेरा क्या करा, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाया। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, तो कंप्लीट साइकिल कितना होता है, 0 से t। तो एक कंप्लीट साइकिल के अंदर जब मैं क्या करता हूँ, मेरी हीट, मेरा करंट फ्लो करवाता हूँ अल्टरनेटिंग, तब मेरी हीट कितनी डेवलप होगी। तो कंप्लीट साइकिल के लिए कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dH इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t I² R dt। क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैंसिल हो गया, क्या बचा है यहाँ पे, H। मतलब टोटल हीट कितनी डेवलप हो रही है एक साइकिल के अंदर, 0 to t I² R dt। ये जो आ रही है इसको मैं नाम रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये क्या, ये कौन सी इक्वेशन है मेरी, ये इक्वेशन बता क्या रही है कि अगर मैं अपने अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवाऊँ एक टाइम पीरियड के लिए, एक साइकिल के लिए, तो मेरी कितनी हीट डेवलप होगी। और अपन निकाल क्या रहे हैं यहाँ पे, इफेक्टिव वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, एसी की। अब ये तो एक जनरल इक्वेशन निकल गई, अब इफेक्टिव वैल्यू मेरे को नहीं पता, क्योंकि इफेक्टिव वैल्यू तो मेरे को निकालनी है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट अस एज्यूम दैट इफेक्टिव वैल्यू इज IEFF। यही तो अपन यहाँ पे बोला कि इफेक्टिव वैल्यू को अपन किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, EFF। तो ये क्या है, इफेक्टिव वैल्यू है। किसकी, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। ये कहाँ से आई, ये अपन ने एज्यूम कर ली कि ये अपनी एक इफेक्टिव वैल्यू जो अपन ढूंढना चाह रहे हैं, वो इफेक्टिव वैल्यू आपकी कितनी है, ये है। तो ये अपन ने क्या करा, एज्यूम करा। तो अब हीट जो डेवलप होगी इस इफेक्टिव वैल्यू से, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I² R। और कितने टाइम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सेम टाइम के लिए। टाइम कितना लिया मैंने यहाँ पे, 0 to t, मतलब एक कंप्लीट टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे मैं क्या कर दिया मैंने, t। और ये I कौन सा हो गया आपका, I इफेक्टिव। इसका मतलब ये आपकी क्या हो गई, आइडियल इक्वेशन हो गई, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, 2। फिर से सुनो, अपन को निकालना क्या है, इफेक्टिव वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैंने एक जनरल अपना अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाया आर रेजिस्टेंस के कंडक्टर से, कितने टाइम के लिए, कैपिटल T टाइम के लिए। तो मेरी इक्वेशन कितनी आ गई, ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब निकालनी क्या है, मेरे को इफेक्टिव वैल्यू निकालनी है। मैंने एज्यूम कर लिया कि वो जो भी इफेक्टिव वैल्यू है वो
नोटेशन कर रहा हूँ मैं उसका आई इफेक्टिव से, ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब अगर ये आई इफेक्टिव अगर मैं फ्लो करवाता हूँ तो जो मेरी हीट होगी वो कितनी होगी, एच कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। अब दोनों के इसके अंदर अपन ने क्या निकाला कि यहाँ पे भी क्या निकला एच और यहाँ पे भी अपन ने क्या निकाली हीट, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पे क्या है 0 to t कंप्लीट टाइम इंटरवल के लिए, और यहाँ पे भी किसके लिए निकाला, मतलब कंप्लीट टाइम इंटरवल t के लिए मैं यहाँ पे भी बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों किसकी इक्वेशन है, हीट डेवलप की इक्वेशन है। तो इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। तो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 किसके, 2 के। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, इंटी, सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, आई स्क्वायर इफेक्टिव आर टी इक्वल टू, इसको पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसी की तो वैल्यू निकालनी है आई इफेक्टिव की, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में रख रहा हूं। किसके इक्वल है ये, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t आई स्क्वायर आर डी टी के इक्वल है। यहाँ पे देखो आर से आर तो क्या हो गया, कट, और टी को अब मेरे को निकालना क्या, आई इफेक्टिव, तो वो का चला जाएगा इधर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इफेक्टिव इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t आई स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर क्या हो जाता है, अंडर रूट। तो ये मेरी क्या निकल गई, वो इफेक्टिव वैल्यू जिसको मैं इतनी देर से निकाल रहा हूँ। एक बार यहाँ तक समझो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसकी तो वैल्यू अपन को निकालनी है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा आई स्क्वायर और आई की वैल्यू अपनी कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो उस वैल्यू को यहाँ पे रख के इंटीग्रेट करूंगा तब जाके मेरे को क्या मिलेगी, आई इफेक्टिव की वैल्यू मिलेगी। पर एक बार पहले यहाँ तक समझो, क्योंकि इसके बाद तो क्या सिंपल इंटीग्रेशन अगर ये आ गया तो आपको वैसे भी आ गया। अपन निकाल क्या रहे हैं, इफेक्टिव वैल्यू निकाल रहे हैं। किसकी इफेक्टिव वैल्यू निकाल रहे हैं, एसी की इफेक्टिव निकाल रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट की। और मैंने भी क्या बात करी कि अल्टरनेटिंग करंट को जब भी अपन को क्या करना होता है, मेजर अपन उसको कैसे करते हैं, हीटिंग इफेक्ट से, कि वो अल्टरनेटिंग करंट कितना हीटिंग इफेक्ट कर रहा है। अब कंपेयर हमेशा अपन किसे करते हैं, डायरेक्ट करंट से। तो मैं क्या बोल देता हूं कि डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू जिससे जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उतनी हीट प्रोड्यूस अगर अल्टरनेटिंग करंट से हो तो वो अल्टरनेटिंग करंट की क्या हो जाएगी, इफेक्टिव वैल्यू। तो मैंने बोला कि मैंने अल्टरनेटिंग करंट पास करवाया एक कंडक्टर से कितने टाइम के लिए, एक साइकिल के लिए, तो वो मेरी इक्वेशन हो गई। और उससे जो हीट डेवलप हुई उसकी इक्वेशन हो गई आपकी ये वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक साइकिल के लिए। ये तो हो गई उससे। अब अपन निकाल क्या रहे हैं, इफेक्टिव वैल्यू। अब मेरे को नहीं पता कितनी है, तो मैंने मान ली कि वो इफेक्टिव वैल्यू कितनी है, आई इफेक्टिव। तो उस आई इफेक्टिव करंट को अगर मैं फ्लो करवाऊँ एक साइकिल के लिए तो मेरी जो हीट बनेगी वो कितनी होगी, जो हीट बन रही है एक साइकिल में। इसका मतलब ये भी एक साइकिल की हीट का फॉर्मूला है इफेक्टिव वैल्यू का, और ये भी क्या एक साइकिल के अंदर फॉर्मूला है किसका, हीट का। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो गए, सेम। इसलिए मैंने इनको क्या करा, इक्वेट, और वहां से इफेक्टिव वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, इसके। अब इसको अपन रीड कैसे करेंगे, यहाँ पे अपन कर क्या रहे हैं, सबसे पहले देखो अपन ने करंट का क्या करा, स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर का अपन ने डिवाइड में किससे कर दिया, 0 to t, और डिवाइड किससे कर दिया, मतलब अपन ने पहले करंट का क्या करा, स्क्वायर। उसके बाद में डिवाइड कर दिया किससे, टाइम पीरियड से, क्योंकि आपका जो करंट है, करंट क्या कर रहा है, कंटिन्यू। ये आपका करंट कंटिन्यू क्या करता है, चेंज। तो करंट कंटिन्यू चेंज हो रहा है पूरे साइकिल के अंदर। तो करंट अगर चेंज हो रहा है तो मैंने उसका क्या कर दिया, डिवाइड बाय टी। डिवाइड बाय टी का मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ, मीन, मतलब सबको ऐड करके उसमें डिवाइड कर देना हो, किसका, टाइम का। सबको ऐड करके, सारी वैल्यू को ऐड करके किसका डिवाइड कर दिया, टाइम का। टाइम का डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब मैं निकाल क्या रहा हूँ, जितने भी मैंने स्क्वायर करे थे उनमें टाइम का डिवाइड कर दिया, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ, स्क्वायर का मीन निकाल रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने स्क्वायर करे, फिर उनका मीन निकाल दिया, और लास्ट में उसका क्या कर दिया, अंडर रूट। इसका मतलब जो इफेक्टिव वैल्यू होती है वो क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर होती है, किसका, आपका अल्टरनेटिंग करंट का। फिर से सुन लो, सबसे पहले ये इक्वेशन को रीड कैसे करना है, सबसे पहले क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, किसका, करंट का। स्क्वायर करके आपने डिवाइड कर दिया टाइम से, इसका मतलब टोटल टाइम पीरियड से। इसका मतलब आपने पूरे टाइम पीरियड का क्या निकाल दिया, मीन करंट का। और उस मीन निकालने के बाद आपने पूरी इक्वेशन का क्या कर दिया, रूट कर दिया, अंडर रूट निकाल दिया। इसका मतलब जो आपकी इफेक्टिव वैल्यू होती है वो क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर, किसका, आपका अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू तो पुट करो। 1 तो ये पहले ही दे रखी है, इसको ए नाम दे दिया मैंने, लो ए। तो अब इस ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए, ये जो आई की वैल्यू है ये, इन इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन है इसमें पुट कर रहा हूँ किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू।
अब मेरे को क्या करना है, ये जो करंट की वैल्यू है इसको मेरे को इस इक्वेशन में पुट करना है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब यार अपन क्या देखते हैं कि ये वाली जो टर्म आ रही है ये अलग ही आ रही है इंटीग्रेशन की, कि 0 से t i स्क्वायर dt ये अलग ही आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार ये इंटीग्रेशन सेपरेटली निकाल के और फिर उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी, इफेक्टिव। तो एक बार मैं इसको सेपरेटली निकाल रहा हूँ ताकि मेरे लिए दिखने में थोड़ा सा क्या हो जाए, ईजी और कन्फ्यूजन ना हो। तो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t i स्क्वायर dt, ये मेरे को निकालना है। अब i स्क्वायर, i कितना है, i नॉट साइन ओमेगा t, तो मैंने वैल्यू पुट करी 0 से t i नॉट साइन ओमेगा t, इसका क्या हो रहा है स्क्वायर dt, तो क्या हो जाएगा ये i नॉट का स्क्वायर 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, आई नॉट तो क्या है कांस्टेंट बाहर आ गया, आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब आपका एक फॉर्मूला होता है किसका, साइन स्क्वायर थीटा का, क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2, ये आपका फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है थीटा, यहाँ पे क्या है ओमेगा टी, उससे फर्क नहीं पड़ता, अपन क्या कर सकते हैं अप्लाई। तो जब मैं अप्लाई करता हूँ तो कैसा हो जाएगा ये आई नॉट का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2, अब यहाँ पे क्या आ रहा है थीटा, अब थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है ओमेगा टी, तो क्या लिख दूंगा 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। इसका मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन जब अपन करें तो अपन क्या देखते हैं यहाँ पे 1/2, ये जो 2 है इसको मैं कांस्टेंट लेके बाहर लेके आ गया, ये क्या है कांस्टेंट, इसको मैंने रख दिया कहाँ बाहर। अब मेरे बचा गया यहाँ पे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, इसका मेरे को क्या करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखो आई नॉट स्क्वायर बाय 2, ये तो क्या है कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर 1 का किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा टी, इसकी लिमिट पुट हो जाएगी, ये एक बड़ा ब्रैकेट बार बना दो और इसकी जो लिमिट है वो कितनी है 0 टू कैपिटल T माइनस ये क्या है आपका cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी का cos का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 2 ओमेगा, तो डिवाइड में किससे हो जाएगा 2 ओमेगा, इसकी भी क्या आ जाएगी लिमिट कितनी कैपिटल T से 0। अब इसको यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं अपन, यहाँ देखो नेक्स्ट आई नॉट स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट कर रहा हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है t माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0, t माइनस 0 करेंगे कितना आएगा t, तो इधर तो क्या बचा t माइनस इधर पुट कर रहा हूं साइन ओमेगा साइन 2 ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय टी, अपर लिमिट कितनी है आपकी कैपिटल टी, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे कैपिटल टी से, डिवाइड बाय कितना आ रहा है 2 ओमेगा, अपर लिमिट पुट कर दी माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0, यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, तो जब टी की जगह पे 0 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा ऐसा मल्टीप्लाई होके 0, तो ओनली कितना बचेगा साइन 0 इक्वल टू यहाँ कितना आ गया आपका आई नॉट स्क्वायर बाय 2 टी माइनस ये इससे कट गया, ये ऊपर कितना है साइन 4 पाई डिवाइड बाय 2 ओमेगा इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2 टी माइनस साइन पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, 4 पाई की भी कितनी होगी 0, 6 पाई ऐसे करते जाएंगे कितनी हो जाएगी 0, तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है 0 डिवाइड बाय कुछ भी करोगे तो कितना आएगा 0, मतलब t माइनस 0, तो ये आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है आपका आई नॉट स्क्वायर t डिवाइड बाय 2। तो ये जो आपकी वैल्यू आ रही है ये वैल्यू आ किसकी रही है, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन इतनी देर से, ये इसकी याद आया आपको, निकाल किसकी रहे इसकी। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी इफेक्टिव वैल्यू, तो इसको यहाँ पुट कर रहे हैं आई इफेक्टिव इक्वल टू अंडर रूट 1 बाय टी, ये जो पूरी वैल्यू है इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर टी डिवाइड बाय 2, यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है क्या, कैपिटल टी से कैपिटल टी कट गया, अब बचा क्या यहाँ पे आई इफेक्टिव इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई नॉट का स्क्वायर बाय 2, आई नॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा आई नॉट, तो क्या बचाएगा आपका आई इफेक्टिव इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाय रूट 2, और जब अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आती है 0.707, 1 बाय रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.707, कितना आई नॉट, इसका मतलब जो आई इफेक्टिव होता है
कितना होता है 0.707 किसके, पीक वैल्यू के, आई नॉट के। तो ये अपना फाइनल क्या निकला आंसर, जो अपन क्या करना चाह रहे थे, निकालना चाह रहे थे इतनी देर से इफेक्टिव वैल्यू। फिर से देख लो एक बार, सबसे पहले अपन निकाल क्या रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो क्यों है मैंने भी बता दिया, वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। क्या होता है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, कि अपन क्या करते हैं डीसी करंट फ्लो करवाते हैं किसके अंदर, आपका सर्किट के अंदर, किसमें, किसके सेम टाइम के लिए, और उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट प्रोड्यूस, उतनी हीट प्रोड्यूस अपन क्या चाह रहे हैं एसी से फ्लो, वो क्या होती है उसकी इफेक्टिव वैल्यू होती है। मतलब सेम टाइम के लिए जब दोनों करंट फ्लो करवाओ तो जो एसी की वैल्यू होगी, जो सेम हीट प्रोड्यूस करे, वो उसकी क्या हो जाएगी इफेक्टिव वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सिंपल एसी करंट फ्लो करवाते हैं आर्क रेजिस्टेंस के कंडक्टर के अंदर, उसकी अपन इक्वेशन निकाल दी। फिर जो इफेक्टिव वैल्यू थी मैंने एज्यूम कर ली कितनी, ई इफेक्टिव, उसको अगर मैं टी टाइम के लिए फ्लो करवाऊंगा तो मेरी जो हीट फ्लो होगी वो इसकी इक्वेशन होगी सेकंड। फर्स्ट सेकंड को क्या करते हैं इक्वेट, ई इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये वैल्यू। तो ये अपना फाइनल निकल गया, लेकिन अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आ रहा है किसका, आई का, आई स्क्वायर का। अब आई आपका होता क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको अपन यहाँ पुट करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आपकी कितनी आती है, आई स्क्वायर टी बाय 2। ये वैल्यू आप इसको इंटीग्रेट करोगे तब आएगी, वो फॉर्मूला बीच में सब अप्लाई कर करके। तो यार वो हाथ से करोगे तब आपको आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ध्यान रखना, बोर्ड पे देखने से नहीं आएगा, एक बार खुद से पूरा हाथ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन की, ठीक है। अब है कुछ भी नहीं इंटीग्रेशन है, लेकिन एक बार हाथ से करना तो पड़ेगा ना उसको, सिंपल। तो ये हो गया, और जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाती है, आई नॉट बाय रूट 2, और 1 बाय रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.707। इसका मतलब जो इफेक्टिव वैल्यू होती है किसकी, एसी की, सेम हीट प्रोडक्शन के लिए कितनी होती है आपकी 0.707 किसकी, उसकी पीक वैल्यू की। अब आपके जो अल्टरनेटिंग करंट और जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होते हैं वो जो मेजर किए जाते हैं या फिर जो स्पेसिफाइड किए जाते हैं कहीं भी, वो किसकी टर्म्स में किए जाते हैं, आरएमएस की वैल्यू में, इफेक्टिव की वैल्यू। इसका मतलब जैसे आपको बोला जाता है कि आपकी जो हाउस होल्ड सप्लाई होती है वो कितनी होती है 220 वोल्ट, वो कितनी होती है 220 वोल्ट। तो तुम क्या समझते हो कि घर के अंदर जो वोल्टेज आ रहा है वो मैक्सिमम कितना है 220, लेकिन वो अभी मैंने क्या बोला कि ये मेजर किए जाते हैं और स्पेसिफाइड मतलब बताए जाते हैं किसकी फॉर्म में, आरएमएस की वैल्यू में। मतलब जो पीक वैल्यू होगी वो क्या होगी, कुछ और होगी। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 220 वोल्ट की हाउस होल्ड सप्लाई है, इसका मतलब वो कौन सी वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू है, किसकी, ईएमएफ की इफेक्टिव वैल्यू है, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू। अब एक और चीज़ देखो, अभी एक चीज़ कि आपका ये आपकी किसकी इक्वेशन निकली, करंट की। अगर मैं इस इक्वेशन रेजिस्टेंस का, तो वो इक्वेशन किसकी हो जाएगी, ईएमएफ की। तो जो आरएमएस वैल्यू की इक्वेशन किसके लिए, करंट के लिए, वही किसके लिए होती है आपकी ईएमएफ के लिए। दोनों की इक्वेशन सेम है और दोनों की डेरिवेशन भी क्या होती है, सेम। हाँ, तो इसलिए अपन वो इक्वेशन भी सेम लास्ट डेरिवेशन से कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार आप इजीली उसको बुक में देख सकते हो, पर बिल्कुल क्या है, सिमिलरिटी है, ठीक है। तो अब अगर आपसे बोला जाता है कि 220 वोल्ट की आपके घर के अंदर सप्लाई है, इसका मतलब जो वैल्यू आपको बताई जा रही है वो कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू है। तो सर फिर पीक वैल्यू कितनी होगी, तो निकाल दो फॉर्मूले से। ये आपका फॉर्मूला है कि आपको ई आरएमएस कितना, अभी अपन ने निकाला कि ई नोट डिवाइड बाय कितना होता है √2, मतलब 1 बाय √2 की वैल्यू ये आती है। तो यहाँ से अगर मैं ई नोट निकालूँ तो कितना आएगा √2 ई आर एम एस। तो इस क्वेश्चन ये जो है कि हाउस होल्ड सप्लाई के लिए मैं अगर ई नोट निकालता हूँ, मतलब पीक वैल्यू निकालता हूँ, तो कितनी हो जाएगी √2 मल्टीप्लाई बाय 220, और ये जब अपन निकालते हैं तो ये आता है कितना 331 वोल्ट। इसका मतलब आपके घर के अंदर जो मैक्सिमम ईएमएफ आता है वो कितना होता है 331 वोल्ट होता है, ना कि 220, क्योंकि 220 तो क्या है उसकी आरएमएस वैल्यू। अब जैसे एक क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रिकल मेन्स इन हाउस आर मार्क 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मतलब किसी घर के अंदर जो सप्लाई है वो कितनी है 220 वोल्ट है 50 हर्ट्ज से। तो राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन लिखो, क्या होती है E = E नॉट साइन ओमेगा टी, जो अपन पढ़ते आ रहे। अब वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, E निकालना है मेरे को किसी भी इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब E निकालना है, E नॉट, लेकिन E नॉट तो आपको दे नहीं रखा, आपको क्या दे रखा है 220। और अभी मैंने बात करी कि जो 220 है वो आपका क्या है इफेक्टिव है। अब फॉर्मूले से क्या होता है, E नॉट होता क्या है √2 E आर एम एस, तो √2 E आर एम एस, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है आर एम एस वैल्यू गिवन है, तो इसलिए मैंने क्या निकाल दिया आपका आर एम एस निकाल दिया साइन ओमेगा टी। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं E = √2 इंटू ई आर एम एस वैल्यू कितनी गिवन है 220 साइन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ टी
E इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 220, अभी मैंने बताया कितना होता है 331, तो ये कितना हो गया 331 साइन 2 इंटू पाई, पाई कितना होता है 22/7, या फिर 3.14 मल्टीप्लाई बाय एफ, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 50 हर्ट्ज इंडिया की, क्वेश्चन में गिवन है जो लेनी है 50 इंटू टी, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके E इक्वल टू 331 साइन, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 314 टी। तो ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन हो गई, किसकी इक्वेशन हो गई आपकी EMF की इक्वेशन हो गई। कौन सा EMF, इंस्टेंटेनियस EMF किसी भी टाइम t का, ठीक है सिंपल फॉर्म में। तो ये जो यहाँ पे आपका गिवन होता है क्वेश्चन में 220, वो कितना होता है RMS। तो क्वेश्चन की आपकी जो इक्वेशन है यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं E इक्वल टू ई नोट क्या होता है पीक, और पीक क्या होता है EMF मल्टीप्लाई बाय क्या √2, इसलिए आपको ध्यान से ये चीज़ निकालना आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।